नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं उषा प्रेमदा द्वारा रचित उपन्यास अल्प विराम का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज में। 2-3 अतिथि उत्सुकतावश और शिष्टतावश मेरे साथ चलने को कुर्सियां छोड़कर उठ खड़े हुए। आगे चला बर्छी वाला सिपाही, पीछे मैं, सुखद उत्तेजना से भरी हुई, उच्छ्वसित। चौतरे के पास हम रुक गए। बैगनी फूल संध्या को मुरझा गए थे। मैंने हाथों से लताएं हटाईं। ये तो बड़ा मामूली सा है, लगता तो साधारण ही है। वह कपड़ों के गंदे होने की परवाह किए बगैर उकड़ू बैठ गए। उन्होंने उंगलियां दीवार पर फेरी, एक अभ्यस्त भाव से। वह रुके एक क्षण को। कुछ संख्या तो है, अक्षर भी। वह हाथ झाड़ते हुए उठ खड़े हुए। मुझे दिन में आना पड़ेगा। हम लोग पार्टी की ओर वापस आने लगे। बाद में भाई ने बताया कि वह अतिथि प्रसिद्ध पुरातत्व के विद्वान और इतिहासज्ञ हैं और खोदा खादी में उनकी काफ़ी रुचि है। उनका नाम क्या है, मैंने पूछा। आशा थी फिर मिलकर आगे का पूछूंगी। नाम तो पता नहीं, सब डॉक्टर साहब ही कह रहे थे। ये कहाँ ढूंढेंगी उन्हें, सभी पढ़ाने वाले डॉक्टर साहब होते हैं। मैं बेचैन हो गई। अब कैसे मालूम करूंगी उन पत्थरों का रहस्य। शायद वह डॉक्टर साहब इस उजाड़ सी जगह में लौटकर आए ही ना तो। पर ऐसा नहीं हुआ। वो बार बार आने लगे। विश्वविद्यालय में एक शॉर्ट कोर्स पढ़ाने हर सप्ताह उसी जहाज से, जो केवल 1 या 2 बार आता था। तीसरी या चौथी मुलाकात में वह सारे अक्षर तो नहीं, परंतु कुछ अर्थ निकालने में सफल हो गए। 1370 तिथि थी और नाम था लक्ष्मण सिंह, परंतु स्त्री का नाम नहीं था। उसे जानने की आवश्यकता भी नहीं थी। रानी का नाम था मचला दे, मैंने कहा। हो सकता है नहीं, मुझे मालूम है। कैसे? दृष्टि में प्रश्न था। मैंने देखा है। मचला दे को? प्रश्न बहुत कोमल स्वर में था। मैंने स्वीकृति में सिर हिलाया। जड़ाऊ पायलों में, खुले बालों में, गवाच के निकट खड़े दूर देखते हुए वह हंसे नहीं, न विद्रूप में मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक पीखलापन था, एक अपलक दीठ और चाह, जो उस समय मैंने नहीं पहचानी। पर यह मैंने बाद में जाना कि उन आंखों में कुछ ऐसा मोहन था कि मैंने अपने को कहते पाया। मैंने उन्हें देखा है, कभी कभी सपनों में नहीं, जागृत अवस्था में। मैंने औरों को भी देखा है। मचला देखो? हाँ, और उसे भी, मिसेस फर्ग्यूसन को। मैं कहते कहते रुक गई। आंखें उठाकर देखा, कहीं वह हंस तो नहीं रहे, पर उनकी मुद्रा सहज थी। किसी किसी में यह जन्मजात क्षमता होती है, समय के आवरण को पार करके देखने की क्षमता। वो मुस्कुराने लगे। आप पिछले जन्म की कोई सिद्ध आत्मा होंगी, त्रिकालदर्शी। मुझे लाज आ गई। अब कैसे कहूँ कि यह सब मेरी उर्वर कल्पना के कर्तव्य है। ठाले बैठी एक जवान औरत के दिवा स्वप्न। वह कोई पिछले जन्म की सिद्ध आत्मा नहीं है, एकदम साधारण। अपनी लाज और झेप को छिपाने का एक ही उपाय मेरी समझ में आया। मंद स्मृति के साथ हल्के हल्के सिर हिलाना। अगर त्रिकालदर्शी ही होती तो मुझे दिख जाता कि यह सहज मुस्कान वाला मृदुभाषी पुरुष ही आगे चलकर मेरा प्रेमी होगा, मेरा सहचर, मेरा पति। राव लक्ष्मण सिंह और मचला दे, सन 1377। सामंतीय प्रथाएं, स्त्री का आदर सम्मान भी और उपभोग भी। डॉक्टर साहब भावी पति के साथ कभी कभार समय बीतता था। वो कहीं और रहते थे, आया जाया करते थे, बीच बीच में फ़ोन भी करते थे। भाई और मम्मी को यह स्पष्ट दिखाई देने लगा कि वह मुझे पसंद करते हैं, पर मुझे त्रिकालदर्शी तो दूर, अपनी नाक के नीचे का भी नहीं दिख रहा था। जब भी बात होती लक्ष्मण सिंह और मचला दे की। एक बार मुझे उन्होंने लोक गायन का एक कैसेट भेजा। अनगढ़ अपरिचित भाषा, लय और सुरों में बद एक अजीब खुरखुरा सा गला। मेरी कुछ समझ में नहीं आया। फोन पर वह हंसे। वह लक्ष्मण सिंह और मचला दे की मिलन कथा है। अगले महीने आऊँगा तो साथ साथ सुनेंगे। सरकारी सर्किट हाउस में पुताई हो रही है। यूनिवर्सिटी का गेस्ट हाउस ठीक है, पर मम्मी के अनुसार वहाँ की रसोई गड़बड़ है। इसलिए उन्होंने इन विशिष्ट अतिथि को अपने गेस्ट हाउस में ही ठहराने का सुझाव दिया है। गेस्ट हाउस बंगले से अलग है। रसोई की सुविधा वहाँ भी है, पर खाना हमारे साथ ही होगा। उनकी गाड़ी सुबह ही आ गई।
पर वह निकले बाहर 11 बजे। मम्मी ने सुबह के नाश्ते को मेज पर मुझे आपात मस्तक घूर कर देखा। आज जरा अच्छा पहन ओढ़ कर रहना, रोज की तरह धजा बनाकर नहीं। क्यों? अरे वो तुम्हें पसंद करते हैं। मुझे क्यों? मम्मी हंसने लगी। अरे कुछ तो दिखता होगा तभी ना। फिर चश्मा नाक के ऊपर वापस खिसका कर देखा। इंसान की पसंद कोई भी कभी भी पसंद आ जाए, फिर तुम में कमी क्या है? पढ़ी लिखी हो, देखने में अच्छी, परिवार इतना अच्छा, बस तुम दोनों की उम्र में बहुत फर्क है। वैसे वो बहुत उम्दा इंसान है। यह एक नया कोण मेरे सुलझत जे संयत सपाट जीवन में कहाँ से आ गया? शीशे के आगे खड़े होकर बाल संवारते हुए मैं सोचने लगी। मुझे थोड़ा थमना, थोड़ा ठहरना पड़ा। निरंतर परिवर्तन ही समय का अंधार है। मुझे लग रहा है कि शायद आगे जीवन बदलने के लिए मोड़ ले रहा है, पर नहीं, मुझे ये स्वीकार नहीं। बौद्धिक वार्तालाप के लिए तो वह व्यक्ति सही है, पर सैया के लिए नहीं। कुरूप नहीं तो आकर्षक भी तो नहीं। व्यक्तित्व अच्छा है, सोच समझ साफ सुथरी, विचार सुलझे हुए, पर शक्ल सूरत ना, वो मुझे ग्राह्य नहीं है। इस अंतर्दृष्टि के साथ मेरे मन से एक बड़ा सा बोझ उतर गया। इस विषय में सोचने समझने या उसे उलटने पलटने की जरूरत ही नहीं थी। जो निश्चय मन में आ गया वही एकदम सही लग रहा था। मिलने पर हम सहज थे, फिर भी मैंने आंखें बचा बचा कर उन्हें बार बार देखा, हर कोण से, और बार बार मन को एकदम ठंडा, अनुत्तेजित, रसायनहीन पाया। आपने कैसेट सुना? वो पूछ रहे थे। सुना तो, पर पूरा समझ नहीं पाया। उसमें 2 प्रसंग हैं। राजा लक्ष्मण सिंह भोजन के लिए बैठे, उनकी रानी ने परोसी थाली। राजा लक्ष्मण सिंह को खाना अलोना लगा, थाली छोड़कर उठ गए। रानी को बुरा लगा, व्यंग से कहा, तो ब्याह लाओ, मचला देखो। मचला दे की सुंदरता की कहानियां दूर दूर तक। कितने देश विदेश से राजा आए, कोई मचला दे की तराजू पर पूरा नहीं उतरा। राजा लक्ष्मण सिंह के लिए हाथी घोड़े सवार और राज्य से निकल पड़े। कितने जंगल, कितने रेगिस्तान, कितनी नदियां और पहाड़ करके पहुंचे मचला दे के राज में। ठानी लड़ाई मचला दे के पिता और कुटुंबियों से, और जीत कर ले आए मचला दे। आके महल बनवाया मचला दे के लिए, इतना भव्य, इतना सुंदर कि पांडवों की पटरानी द्रौपदी का महल लगे। जैसे झोपड़ी और मचला दे की रसोई, ऐसी रसोई जैसे सीता मैया की रसोई। हजारों लोग जीमे, फिर भी कम ना होवे। मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा, आपको अक्षर से याद हो गया है? मुझे एक बार कुंजी सुनने या पढ़ने से सब कुछ याद हो जाता है। यह भी एक जन्मजात नैसर्गिक प्रतिभा होगी, मैंने बेबसी से कहा। वो आगे कहने को हुई, मुझे तो अपना कंगा, अपनी बिंदी, अपनी किताब ही ढूंढने में इतना समय लग जाता है, पर मुझे याद आ गया कि प्रशंसक के सामने अपनी कमियां न बखानी जाए तो अच्छा है। पर मुझे अपना चश्मा और चाबियां ढूंढने में बहुत समय लगता है। ये कहकर वो हंसे। मैंने पाया हंसते समय वो अच्छे लगते हैं। उनके चेहरे के सारे बेमेल भाग एक सार घुल मिलकर एक सौम्य और कोमल मुद्रा धारण कर लेते हैं। मैं भी हंसी। आप हंसते समय बहुत आकर्षक लगती हैं, उन्होंने अचानक कहा। आप भी। मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया और तुरंत ही लजा गई, एक सुलभ स्वाभाविक मुद्रा में, जैसे एक नई नवेली किशोरी हो। यह बात यहीं खत्म हो गई। हम दोनों ही उठकर अपने अपने कमरे में चले गए। आपने बहुत जगह भ्रमण किया होगा? हाँ, व्यस्त रहा अपने काम में, पुरातत्व और इतिहास के अध्ययन में कई वर्ष। एक अमेरिका की अनुसंधान यात्रा के साथ हड़प्पा गया। तक्षशिला? मैंने पूछा। वहाँ अब कुछ नहीं है, सपाट उजड़ी धरती और खेत। अब तक खेतों में मूर्तियों, बर्तनों और माला के मनकों के अवशेष मिलते हैं। कुछ संग्रहालय में चले जाते हैं, कुछ यात्रियों को बिक जाते हैं। आपने खैबर पास देखा है? मैंने अचानक पूछा। उन्होंने सिर हिलाया। पहले कई बार इधर से उधर जाता रहता था, पर अब बाहर वालों के लिए मुश्किल होगा, मैंने कहा। बात यहीं खत्म हुई। मैं अपने बारे में, अपने अतीत के बारे में मम्मी के आदेशानुसार चुप ही रही। राजा लक्ष्मण सिंह तरह तरह से मचला देखे, सत्य की परीक्षा ले, पर मचला अटल सो अटल। और राजा को भरोसा ही ना हो तो मचला दे। उन्होंने बात उठाई। जी वो दूसरा गीत? मचला दे तन मन से राजा लक्ष्मण सिंह को समर्पित आई और उन्हीं की होकर रह गई। और रानियां जले बुने, राजा के कान भरे। अंत में राजा लक्ष्मण सिंह ने मचला दे के लिए अलग रंग महल बनवाया। रंग महल क्या, कैद खाना।
आगे पीछे बंजर पहाड़ियाँ, दूर नीचे नदी। मचला दे हजार जतन करे पर लक्ष्मण सिंह के मन में और रानियों का भरा जहर जाए ही ना। दास दासियां हर समय नजर रखें, कोई महल में आया तो नहीं। मचला दे ने किसी को दृष्टि उठाकर देखा तो नहीं। मचला दे का वादा, यदि किसी पर पुरुष ने उन्हें छुआ भी तो वह जान दे देंगी। एक बार राजा लक्ष्मण सिंह शिकार पे गए, कई दिन हो गए। मचला दे अनमनी बेखर प्रतीक्षा में आंखें बिछाए। मुँह लगी दासी ने आकर बताया कि दिल्ली से एक मनिहार आया है। क्या लाजवाब चूड़ियां हैं उसके पास, कैसे सजेंगी रानी की कलाई में, जरा देखें तो। मनिहार को बुलाया गया, बीच में पर्दा, न इधर का उसे देख सके न उधर का इसे। रानी ने पर्दे के पीछे से चूड़ियां देखी, पसंद आ गई, कलाई बढ़ा दी। मनिहार ने चूड़ियां पहना दी। रानी अपनी कलाई पर विचित्र चूड़ियां देखकर निहाल। मनिहार को चूड़ियों का दाम देने की बात हुई। मनिहार ने कहा उसे कुछ न चाहिए, अगर मचला दे प्रसन्न हुई हैं तो अपनी एक रेशमी चप्पल दे दें। ये कौन सी बड़ी बात थी। मचला दे ने अपनी रेशमी जरी के काम वाली विशेष रूप से उन्हीं के पाँव के लिए बनी चप्पल पर्दे के पीछे से मनिहार के लिए फेंक दी। मनिहार ने चप्पल उठाई, आंखों से लगाई, माथे पर धरी, अपना सामान बटोरा और चला गया। मचला दे अपनी चूड़ियां देखीं और रीझें और करती रही राजा लक्ष्मण सिंह की प्रतीक्षा। 3-4 दिन बाद राजा लौटे। आओ भगत हुई, खा पीकर पलंग पर पौड़े। मचला दे निकट बैठी। राजा ने पूछा, मचला दे आपकी पुरानी चप्पल कहाँ गई। मचला दे न घबराई न झिझकी, बोली दासी ने उठाकर रख दी होगी। राजा ने उनका हाथ अपने हाथ में लिया। और ये चूड़ियाँ किसने पहनाई। मचला दे चुप, झूठ कैसे बोलें। राजा लक्ष्मण सिंह ने जेब में हाथ डाला और मनिहार को दी चप्पल सामने रख दी। मचला दे एक क्षण में समझ गई, वो राजा ही थे बदले भेष में, और रानी की अपनी कलाई में मनिहार की पहनाई हुई चूड़ियां थीं। रानी चुपचाप उठी और बाहर चली गई। उस अकेली अंधियारी रात में कितने कमरे, कोठरियां, सीढ़ियां पार करके महल की छत पर जा रुकी और कूद गई नीचे। राजा लक्ष्मण सिंह ने खबर सुनी, उठे, तलवार उठाई, अपना घोड़ा तैयार करवाया और महल से निकल गए। फिर उनका कुछ अता पता ही न चला, न घोड़ा न तलवार, जाने आकाश खा गया कि धरती निकल गई। उनके पीछे सामंतों ने राज्य पर कब्जा कर लिया, आपस में कटते मरते रहे और धीरे धीरे सब कुछ समय के प्रवाह ने लील लिया। और वह सती का चौरा, मैंने पूछा, जहाँ मचला दे की चिता जली थी। राजा लक्ष्मण सिंह की पाक के साथ वही बना स्मारक इस दुख भरी प्रेम कहानी का। इस कैसेट में यही गीत है, आपको कहाँ मिला। अभी भी इस क्षेत्र में कुछ बूढ़े लोग गायक हैं, पर वे अब कहीं जाते नहीं। आप जानना चाहती थी इसलिए। हाँ, यह सचमुच हुआ था। मनिहार के बेस में लक्ष्मण सिंह ने मचला दे की कलाई पकड़ी थी, पर मचला दे को तो मनिहार की असलियत नहीं पता थी। चूड़ियों से मोहित होकर बिना आगे पीछे सोचे पर्दे के पीछे से कलाई बढ़ा दी थी। वचन की पक्की थी, कूद कर जान दे दी। मध्यकालीन प्रतिमान, धारणाएं, विश्वास, वचन तो वचन, तो क्या जान इतनी नगण्य थी। मान मर्यादा के लिए जान दे देना कोई बड़ी बात नहीं थी। दोपहर सुनसान होती है, कुछ घंटों के लिए सब कुछ थम जाता है। ऑफिस का काम, रसोई, क्यारी गोड़ता हुआ माली, पीछे के टेसू और पलास के वृक्षों से होती हुई एक पागल सी हवा इधर उधर मंडराती है, और साथ में एक पुकार, एक आर्त चीख, मचला दे, मचला दे। परंतु यह ना पहाड़ है न उनके बीच बहती नदी। चारण भाट लोगों को इतनी छूट तो है कि अपनी गाथा में वह भूगोल बदल दें। फिर यहाँ सारे बड़े ऐतिहासिक राज्यों के बीच एक छोटा सा अस्तित्व, राजा लक्ष्मण सिंह और मचला दे के साथ, वह भी मिट गया। वह रंगमल रहा होगा, यह गढ़ी जो भी था समय के साथ ध्वस्त हो गया। अवशेषों पर बना फर्ग्यूसन साहब का बंगला, उनकी मीम साहब बिलायत से कितने अरमान, कितने डर और कितनी चिंताएं लेकर आई होंगी। एक तेज धूप, भीषण गर्मी और तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त भारत, जहाँ के निवासी तरह तरह के देवताओं को पूजते थे, जीव निकाले, हाथ में कृपाण लिए, एक काली प्रतिमा के आगे भैंसे, बकरे और बालकों की बलि देते, जहाँ राक्षस, पिशाच और ब्रह्म देवता निवास करते थे। सच में वहाँ विलायत का राज चलाना एक भारी बोझ। उन लंदन वाली मेम साहब को यह सब कैसा लगा होगा। सारे नौकर चाकर विचित्र भाषाएं बोलते थे,
विचित्र भोजन करते थे, पर उन विश्वास करते हुए भी मन में एक भय सा समाया रहता था। रात में बिहड़ में डाकू थे, ठग थे, जंगलों में शेर चीते आज़ादी से विचरण करते थे। फिर भी भारत था अंग्रेजों के राज के मुकुट का हीरा। मुझे हरदम लगता था कि इस बंगले की ईंट ईंट में एक अविश्वास, एक भय मंडराता रहता था। क्यों राजा लक्ष्मण सिंह को यह सुरक्षा की भावना सताती रहती थी कि मचलादे उनसे अनन्य अथाह अटूट प्रेम नहीं करती, कि अवसर मिलते ही वह अन्य व्यक्ति की ओर उन्मुख हो जाएंगी, और मचलादे क्यों उन्हें विश्वास नहीं दिला पाई। क्यों दुर्लभ चूड़ियों के आकर्षण में एक नन्ही बच्ची की तरह उन्होंने पर्दे के पीछे से हाथ बढ़ा दिया ताकि चूड़ी वाला चूड़ी पहना सके। सुना है जब लोग आत्महत्या करने के लिए ऊंचाई से कूदते हैं तो उनके गले से अपने आप एक अवश आर्त चीख निकल जाती है, पर मचलादे के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। वह स्वाभिमान एक दर्प से बुर्ज के नीचे कूदी होंगी। क्या उस समय नीले गिरते हुए जानलेवा चूड़ियां खनकी होंगी? क्या सोने की पायलों में कैद हीरे जवाहरात ने छुन छुन ध्वनि नहीं की होगी? वहाँ शांति है, एकदम निस्तब्ध, जैसे जंगल में जहाँ केवल वृक्ष ही वृक्ष होते हैं। एक निशब्द सन्नाटा रहता है जहाँ हवा से पत्ते भी नहीं सरसराते, न चिड़ियों का कलरव। वे कब्रें, मचलादे का चौतरा या कभी किसी का विश्राम स्थल हरी काई से ढका हुआ स्थित है, जिसके ऊपर बैगनी फूलों की बेलें बिखरी हुई हैं। उन फूलों का नाम मुझे बहुत बाद में पता चला, मॉर्निंग ग्लोरी और इपोमोइया, पर अभी तो वह सफ़ेद केंद्र वाली बैगनी पंखुड़ी वाले फूल हैं जो हर सुबह तरोताज़ा खिलते हैं और शाम तक सूख कर गिर जाते हैं। मैं पहले वहाँ एक वृक्ष के सूखे तने पर बैठा करती थी, पर अब यहाँ वहाँ नहीं। मैं कब्रों चौतरों पर बैठने से कतराती हूँ। वैसे भी वह काई के कारण बैठने लायक। गर्मी की शामों के धुंधलके में मैं प्रायः रोज उस तरफ खींची चली जाती हूँ, पर अब वहाँ उस मेम या रानी मचलादे की छाया डोलती हुई नहीं आती, जैसे उनके विलीन होने के साथ मेरे अंदर का भी एक बड़ा भाग कटकर कहीं लोप हो गया। मैं अंदर एक बड़ा घना घटाटोप अकेलापन या खालीपन महसूस करती रहती हूँ। मुझे हर वक्त लगता रहता कि मेरे अंदर का कुछ खो गया है, जैसे मेरी अंतरंग सहेलियाँ मुझे छोड़कर कहीं और चली गई हैं। मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा मुझसे अलग होकर कहीं खो गया है। बची हूँ मैं, एक फालतू, निराभिप्राय, निष्काम, व्यर्थ जीवन जीने वाली एक लड़की, जो जागती है, खाती है, पीती है, नहाती धोती है और सो जाती है, जिसका अतीत उससे बिछुड़ गया है और भविष्य एकदम दिशाहीन है। मैंने कॉलेज में कुछ पढ़ा था, तब भूलती जा रही हूँ। शेक्सपियर के समय का इतिहास, शैली और किट्स की पंक्तियाँ, टॉमस हार्डी के उपन्यास केवल धुंधली सी स्मृति बनकर रह गए हैं। साथ में पढ़ी सांख्य, फिलॉसफी, द्वैत, अद्वैत, वो सब क्या था? और हिंदी अगर फांसी पर भी टांगे तो भी रामचरितमानस की एक भी चौपाई उद्धृत ना हो पाएगी। क्या थी वह पढ़ाई, परीक्षाएं, डिग्रियां, रोज की कक्षाएं, नोट्स, लाइब्रेरी? कहाँ गई वह सब? कहाँ गई वह खोखी हुई पुस्तकों की नॉलेज? सब कुछ एक अंधे कुएं में गिरकर लोप हो गया। कितनी मेहनत, अच्छा डिवीजन लाने का प्रयत्न, कुछ सालों बाद दिमाग एक धुली हुई स्लेट की तरह बनकर रह गया। मुझे याद आती है कभी कभी उस मेम की, मचलादे की, परंतु अंदर एक पक्की दीवार सी खड़ी हो गई है। उनके आर बार दस्तक देने में उन्हें प्रविष्ट नहीं होने देती। मैं यहाँ वहाँ अपनी उचाट डोलती रहती हूँ। मालिक के लगातार सींचने के बाद भी घास गर्मी का सूखती जा रही है। भाई लंबे लंबे दौरे पर निकल जाते हैं। मम्मी अपनी चाय सावधानी से नाप तोलकर बनवाती हैं। बहुत दिनों से बरुआ जी का पार्सल नहीं आया है। एक दिन खांसते खांसते मुंशी जी दिखाई देते हैं। मैं खुश हो जाती हूँ। मुंशी जी, वह 2 किताबें? हाँ हाँ, प्रेत और छाया। प्रेत और छाया? मैंने चकित होकर कहा। ये किताब है? हाँ, लेखक हैं इलाचंद जोशी, अभी हाल ही में कबाड़ी से ली है। मगर आपने बुंदेलखंड पर आधारित 2 उपन्यास देने को कहा था। मुंशी जी चश्मे के पीछे परेशान दिखे। वह मुझे याद आ गया, विराटा की समथिंग, शायद रानी। अच्छा, वह तो बेटी कोई मांग कर ले गया और फिर लौट आया ही नहीं। याद नहीं कि कौन था। अगर लेखक का नाम मालूम होता तो। मैंने बात बीच में ही छोड़ दी। मुंशी जी ने चाय पी, बिस्किट खाए और चलने को तैयार हुए तो मैंने अचानक याद करके कहा, मुंशी जी, आप तो लोगों को जानते होंगे,
यानी लोक गायक। मेरे पास एक टेप है, उसे ट्रांसक्राइब करवाना है, पर खो मत देना, बहुत ही अलभ्य है। मुंशी जी ने टेप सहेज लिया।